हेलो बच्चों, नमस्कार। एनसीईटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। मैंने जो है कि बीएससी और एमएससी फिजिक्स से ही कर रखा है। मेरा नाम संदीप है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को, जानते हैं कि सिलेबस में हमारे क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं और इसके साथ साथ हमारे इस एंट्रेंस एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस बनाते हैं, हम इनके ट्रेंड्स को जानेंगे और इनके कितने कितने वेटेज रहने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरी सूचना आपको एक बता दूं मैं कि सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना एनसीईटी का, जिसमें बीए बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड, उसके लिए तैयारी के लिए आपके लिए आ चुका है यहाँ पे क्या, एक कोर्स जिसका नाम है टारगेट बैच। आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच को परचेज करके आप अपने तैयारी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक अलग मोड़ दे सकते हैं ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाले हैं इस टारगेट बैच में। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, आपको सबसे पहला काम कि ये जो आपका लाइव क्लास होगा, आपको पहले लाइव क्लास और रिकॉर्ड क्लास दोनों ही अवेलेबल वहां पे रहेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलने वाले हैं और यहाँ पे क्लास नोट्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे। इसका प्राइस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा होगा 1799 रुपए। इतने प्राइस में आप किसी का भी, यानी बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड, किसी का भी आप अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम ये कोर्स परचेज कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पे जाना है और उस प्ले स्टोर पर क्या काम करना है, लिखना होगा आपको क्या, सीयूईटी कॉन्सेप्ट। सीयूईटी कॉन्सेप्ट सर्च करने के बाद आपको हमारा एप्लीकेशन मिलेगा सीयूईटी कॉन्सेप्ट, और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, तो आपको ये जो आपका टारगेट बैच है ये आपको फ्लैश करने लगेगा, वहां पे दिखने लगेगा और आप वहां से बड़े ही आराम से उसको परचेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उसको बहुत ही आराम से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिए गए हैं नंबर, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए। चलिए भाई, तो ये तो हो गया हमारे जो है कि इस इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो सिलेबस है ये किस टाइप से रहने वाले हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि ये जो आपका रहेगा इस एग्जाम में टोटल के टोटल क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके रहेंगे टोटल 28, लेकिन इस 28 में से आपको 25 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ही करने हैं। टोटल का टोटल समय आपको 180 मिनट मिलेगा, लेकिन ये नहीं समझिएगा कि बस 28 क्वेश्चन के लिए ही 180 मिनट है। ये 180 मिनट टोटल है, पूरे के लिए है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, यहां टोटल मार्क इसका कितना होता है, 640 होता है, जिसमें आपको क्या है, 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग मिल जाता है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहां पर 1 नंबर आपका काट लिया जाता है, लेकिन आपको सही उत्तर पे दिया कितना जाता है मार्क, तो 4 नंबर दिए जाते हैं। आपको कोई एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका 4 नंबर मिलेगा, और उसके साथ एक गलत कर दिया आपने तो 1 काट के, मतलब कि सही वाले का आपको 3 नंबर बस मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ यहां पे क्या है, निगेटिव मार्किंग का जो है कि प्रोसेस रहने वाला है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, आया समझ में। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये हमारे जो क्वेश्चन होते हैं इसके नेचर कैसे होते हैं, इनके ट्रेंड कैसे हैं। 2022 से लेकर 25 तक अब तक जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इस फिजिक्स सब्जेक्ट से। तो देखिए, सबसे पहला तो आपका क्या होता है, एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका होता है। तो इस पर बेस्ड आपके टोटल क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको पहले क्या मिल जाता है, तो ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। पहले क्या मिल जाता है भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव वाले में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे होता यह है कि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें होता क्या है, उसमें
आपको 4 विकल्प मिलते हैं, ठीक है ना, उसमें आपको 4 विकल्प मिलते हैं और आपको 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प चूज करना होता है, उसको सही करना है। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ वैसे ही मतलब सारे ही आपके क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, 4 विकल्प आपको मिलते हैं, लेकिन उसमें उसके टोटल नेचर क्या हो जाएंगे। तो एक आपका ऐसा होगा कि उसमें आपसे ना क्या करेगा कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दे देगा। तो यहां पे क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। एंड अगर और आगे बात करें तो एक और होता है जिसको हम कहते हैं एसर्शन एंड रीजन, ठीक है, एसर्शन एंड रीजन आपका आ जाता है, ठीक है, एसर्शन एंड रीजन, ठीक है। एसर्शन एंड रीजन से आपका क्वेश्चन आता है, वहां पे एक आपको एसर्शन कथन दिया जाएगा और एक कारण दिया जाएगा। उन दोनों को आपको बताना है कि जो कथन है उसके लिए जो दिया गया कारण है वो क्या सही है या बस कथन ही सही है, कारण उसका गलत है। ये चीजें आपको वहां पर देखना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका आ जाता है क्या, फिलिंग ब्लैंक, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, ब्लैंक वाला आ जाता है। आपको क्या करना है, जो ब्लैंक, एक ब्लैंक आपको मिल जाएगा और वहां पर आपको फिल करना होगा और आपको वो फिल करने के लिए विकल्प में, ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए रहेंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस रहते हैं। उस चारों में से कौन सा उस ब्लैंक में भरा जाएगा, आपको ये चीजें तय करना है। एंड अगर हम बात करते हैं आगे की ओर चलते हैं तो हमें मिल जाता है करेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चन, ये सब आपको मिल जाते हैं। मतलब क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट देगा और उस स्टेटमेंट को कहेगा कि बताइए कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या आपको ऐसा मिलेगा कि आपको वो स्टेटमेंट ऑप्शन में ही मिलेगा और कहेगा कि बताइए कि इन चारों में से, इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। यानी कि उसमें से 3 क्या हो जाएगा, आपको इनकरेक्ट देगा और एक करेक्ट देगा, तो आपको उसमें से एक को चूज करना है जो कि करेक्ट होगा। या तो ऐसा आपसे पूछ लेगा कि उस चारों ऑप्शनों में से क्या होता है कि 3 ऑप्शन को करेक्ट दे दे और एक आपका इनकरेक्ट होगा, तो इनकरेक्ट को वहां पर आपको चूज करना है। तो आपको या तो करेक्ट चूज करने के लिए देगा या तो इनकरेक्ट चूज करने के लिए देगा। तो हमारे क्वेश्चन के जो नेचर है, ट्रेंड्स है, ये कुछ इस तरीके से ही आपके क्या किए जाते हैं, हम इस एग्जाम में, एनसीईटी के एग्जाम में रखे जाते हैं, पूछे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे अब इस सिलेबस में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। टोटल हमारे कितने यूनिट्स रहेंगे, तो टोटल हमारे 9 यूनिट्स रहेंगे, जिसमें आपका पहला यूनिट क्या है, तो पहले यूनिट का नाम आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। पहले यूनिट का नाम क्या आ जाता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या क्या चीजें पूछता है, इनको जरा देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यहां पे कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर कंजर्वेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि वैद्युत आवेश कहते हैं उसको, और उसके संरक्षण का नियम यहाँ पे, यानी कंजर्वेशन का, वहां पे उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि जब कोई 2 पॉइंट चार्ज है तो उनके बीच लगने वाले फोर्स के बारे में जो आपका कूलम्स लॉ बताता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और यहां पर कह रहा है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि जब कई सारे चार्जेस रहेंगे तो उनके बीच में यहां पर कोई पॉइंट रहेगा तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स आपको पढ़ना है, जिसको हम ये कहते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। एंड यहां पे कह रहा है क्या, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो सतत चार्ज के वितरण है उनको भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ हम आगे देख लेते हैं तो यहां पे अब मिल जाता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसे क्रिएट होता है, इसको हमें जानना होगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, जैसे कि हम लोग उसमें ये देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम एक लाइन का उपयोग करते हैं, वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो होता है, तो उसके बारे में हमें ये चीजें देखनी है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमें जानना होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जैसे ही हम लोग जानेंगे तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो
इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, हमें उसके बारे में भी जानना है। फिर आपको टार्क्यू मिल जाता है, टॉर्क्यू ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है यहां पे इसमें पढ़ना है। और भी इसमें कुछ चीजें हैं, जरा इसको देखिएगा। यहां पे मिल जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। जैसे में बताया गया है ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, जैसे कि कोई एक आपका ऐसा काल्पनिक पृष्ठ रहेगा जिसमें से होकर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं, और वो उनके उन संख्याओं को बताता है कि उसके अंदर से कितने वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो उनके बारे में आपको जानना है। एंड यहां पे कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको जानना होगा। इसके साथ साथ एंड एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और वहां पर क्या है उसका जो अनुप्रयोग है, जिसको हम कहते हैं अनुप्रयोग, इसके अलग अलग अनुप्रयोग हैं। जैसे कि एक आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए एक अनुप्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो उसके द्वारा जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्रिएट होता है, वो चीजें हमें जाननी होगी। फिर यहां पर कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट, ये वाला एक अनुप्रयोग वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, यानी कि एक स्फेरिकल सेल के द्वारा जो यूनिफॉर्मली चार्ज आपका होता है, ये वाला आपको एप्लीकेशन जानना होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी इनसाइड और आउटसाइड दोनों वाले एप्लीकेशंस को हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखना है। एंड अगर हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे हमें मिल जाता है क्या, उसी अभी यूनिट, यानी कि अभी ये सब जो चीजें अभी आपको बता रहे हैं ना, तो ये यूनिट 1 में ही, अभी यूनिट 1 में ही आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही इतनी चीजें पढ़नी है। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहां पे कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनके बारे में जानना होगा। और फिर क्या है, डाइपोल है। फिर यहां पर क्या कह रहा है, एंड ए सिस्टम ऑफ ए चार्जेस, यहां पे क्या कह रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका हो गया, और यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, इनके बारे में हमें जानना है। एंड यहां पे कह रहा है एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी इनके बारे में हमें क्या है, इसके अंतर्गत जानना होगा, पढ़ना होगा। यहां से आपके क्या होने वाले हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाने वाले हैं, और यहां से आपके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा भर भर के क्वेश्चंस लगभग आते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहां पे कि इनसे लगभग 4 से 5, ठीक है, यहां पे 4 से 5 क्वेश्चन तक यहां से पुटअप किए जाएंगे आपके पहले वाले यूनिट से, ठीक है। आपके पहले यूनिट से क्या किए जाएंगे, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए कंडक्टर एंड इंसुलेटर है। यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी कि चालक और अचालक जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में जानना है। फ्री चार्ज के बारे में जानना है। यहाँ पे कह रहा है कि द बाउंड चार्ज इनसाइड इन ए कंडक्टर, और यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। कैपेसिटर एंड यहाँ पे कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल, यानी कि सीरीज और पैरेलल में जो उसका क्या होता है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में जानना है। फिर कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट, यानी कि किसी पैरेलल प्लेट के द्वारा, जब 2 पैरेलल प्लेट हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, तो वहां पर उसका कैपेसिटेंस धारिता बताना होगा। फिर कह रहा है कैपेसिटर विथ ए विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि बिना किसी डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ को रखे वहां पर कैपेसिटर के बीच का यहाँ पर कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना होगा, कोई 2 प्लेट जब लगाए जाते हैं तो। फिर कह रहा है एनर्जी स्टोरेज इन द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में यूनिट 1 से, ठीक है। यूनिट 1 मतलब क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स आपको क्या करने होंगे, पढ़ने होंगे, कवर करने होंगे। अब हम आ जाते हैं कहां पे, तो अब हम आ जाते हैं भाई यूनिट नंबर 2 पे। अब यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे क्या क्या चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो यहां पर जरा देखिएगा। ये क्या है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको जानना होगा। फिर कह रहा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटेलिक कंडक्टर,
यानी कि ये जो आपको मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज फ्लो होते हैं इसके बारे में आपको जानना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना है। आगे कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए क्या होता है, मोबिलिटी बताइए क्या होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा। एंड देयर रिलेशन विथ द इलेक्ट्रिक करंट, और उनके जो रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट के साथ होते हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। ओम्स लॉ है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और VI कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके लाइनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, आगे कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि वैद्युत ऊर्जा और यहाँ पर वैद्युत शक्ति, पावर दिया गया है वैद्युत शक्ति, और यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोधकता आपको जानना है। एंड कंडक्टिविटी यहाँ पर जानना है, चालकता के बारे में जानना है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर किस तरीके से रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस के ऊपर, जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इनके बारे में जानना है। और कह रहा है क्या द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, यानी किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना होगा। फिर यहां पर कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ ए सेल कॉम्बिनेशन, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और EMF फोर्स के बारे में हमें जानना होगा। और उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, यानी कि पैरेलल और सीरीज में हमें क्या करना है, सेलों के कॉम्बिनेशन को भी पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको मिल जाता है किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, इन सब चीजों के बारे में आपको यूनिट नंबर सेकेंड में जानना होगा। ठीक है, ये सब क्या है यूनिट नंबर सेकेंड में आपको यहां से क्वेश्चंस आते हैं। यहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो ये आपका मिल जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि यूनिट नंबर आपका 3rd हो गया, यूनिट नंबर 3rd। अब यहां पे यूनिट नंबर 3rd में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, जरा इसको आप लोग एक बार समझिएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 3rd में आपको कितना कितना टॉपिक्स कवर करना है। तो पहले आपको पढ़ना होगा क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका कॉन्सेप्ट हमें जानना पड़ेगा। और उसके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेट के बारे में जानना पड़ेगा। तो उन सब चीजों को काफी अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, यानी ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था भाई, ठीक है, ऑर्स्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने यही किया था ना कि जब विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं तो उससे यह पता चलता है कि उसके चारों ओर एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वो ऑर्स्टेड ने बताया था। तो उसके बारे में हमें जानना होगा। फिर बायो-सेवर्ट लॉ आपको जानना है। एंड यहां पर एप्लीकेशन टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है, जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि एम्पियर लॉ एंड एप्लीकेशंस टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि एम्पियर्स लॉ के बारे में जानना है। एंड उसका एप्लीकेशन जो होता है, जो अनंत लंबाई का सीधा तार होता है उसका ये जो आपका अनुप्रयोग है उसके बारे में जानना है। और सोलेनॉइड है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बारे में जानना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाने वाली है, किसके अंतर्गत, यूनिट नंबर 3rd के अंतर्गत। ठीक है ना, यूनिट नंबर 3rd क्या है, तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट मैग्नेटिज्म है। अब आगे की अगर हम टॉपिक की बात करें तो आगे हमें क्या क्या टॉपिक मिलता है, तो यहां पे जरा देखिएगा। ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके ऊपर जो फोर्स काम करता है उनके बारे में जानना है। कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, इसके बारे में हमें जानना होगा। आगे कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, यानी कि जब हम कोई 2 करंट कैरिंग वायर को हम क्या करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखते हैं तो वहां पे उसके ऊपर कैसे कितना फोर्स काम करता है, हम इन चीजों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है ना, आगे कह रहा है क्या, टार्क्यू के बारे में हमें जानना है। इसके साथ साथ कह रहा है कि करंट लूप के बारे में हमें जानना है, करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो करंट लूप होता है, इन चीजों के बारे में जानना है। मूविंग कॉइल के बारे में जानना है। और इसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर आपका होता है, इट्स करंट सेंसिटिविटी, यानी कि इनके करंट का जो सेंसिटिविटी होता है इसके बारे में भी हमें जानना है। और इसके साथ साथ हमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, यानी कि एमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ज किया जाता है, कैसे इसका कन्वर्जन होता है, इनके बारे में भी हमें जानना होता है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और भी यहाँ पे टॉपिक मिल जाता है, क्या है यहाँ पे, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट,
यानी कि ये जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है, और एक चुंबकीय द्विध्रुव मोमेंट आपका होता है यहाँ पे आघूर्ण, जिसको कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव। इनके करंट लूप के बारे में हमें जानना है। इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइटली ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि अगर कोई अनंत दूरी पर क्या है, कोई मैग्नेटिक डाइपोल अगर रखा गया है तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और उसमें दो दो चीजें आपको मिल जाता है। एक तो आपका उसी के एक्सिस में, अगर हमने कोई डाइपोल रखा तो उसके एक्सिस में ही हमें देखना पड़ेगा, और एक क्या है, उसके परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा ऊपर, यानी कि वो हम कह सकते हैं कि एक अक्षीय होता है और एक निरक्षीय होता है, जिसको हम एक एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, और एक आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसके ऊपर हो जाएगा, वो उसके अक्ष में नहीं रहेगा। तो यहां पर दे रखा है एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, यानी कि उस एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हमें देखना पड़ेगा और उस एक्सिस के डायरेक्शन में भी हमें देखना पड़ेगा। यहां पे आगे कह रहा है कि टार्क्यू ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, यानी किसी मैग्नेटिक डाइपोल का टार्क्यू जो होता है इसके बारे में भी हमें जानना है, ठीक है। जैसे कि बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट को हम क्या करते हैं, जब अगर हम उसको स्वतंत्रता से अगर हम उसको फ्रीली लटकाते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन को अपने आप कवर कर लेता है, अपने आप वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में चला जाता है। तो हमें बार मैग्नेट के बारे में भी जानना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ कह रहा है कि बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, यानी कि जो बार मैग्नेट है उसको हम एक सोलेनॉइड के रूप में भी देखते हैं। हम इस बारे में भी क्या करना है, जानना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे कि उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताया, वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम एक लाइन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करेंगे, प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए हम एक लाइन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, और वो बन जाता है अपना क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और उसके अंतर्गत हमें पैरा, डाई एंड फेरोमैग्नेट सब्सटेंस के बारे में भी जानना है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इन सब चीजों के बारे में जानना है और उसके एग्जाम्पल्स को जानना है कि उसके अंतर्गत कौन से ऐसे पदार्थ हैं, कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि डाईमैग्नेटिक होते हैं या पैरामैग्नेटिक होते हैं या फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो यहां पे ये चीजें आपको कवर करनी है, पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे हमें यूनिट नंबर 4 मिल जाता है। अब यूनिट नंबर 4 में क्या होता है, यूनिट नंबर 4 में क्या होता है भाई, क्या क्या चीजें हमें देखना है। तो देखिए पहले तो हमें ये देखना है, ये क्या नाम है इसका, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को कहीं कहीं एसी लिख देता है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि यहाँ तो एसी लिखा था, ठीक है ना, उसी का फुल नेम होता है, सबको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर कह रहा है कि फैराडेज लॉ, यानी कि जो फैराडे का नियम है उसके बारे में भी आपको जानना है। यहाँ पे कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट होता है उसके बारे में भी जानना है वहां पे, ठीक है। यानी कि जो उसमें से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसके साथ साथ जो करंट प्रेरित होता है, जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं ना, तो वो अपना क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट भी हम उसको कह सकते हैं। तो इनके बारे में जानना होगा। उसके साथ साथ लेंज लॉ आपको बताया गया था, लेंज लॉ और ईडी करंट के बारे में, जिसको ईडी करंट को हम कहते हैं भंवर धारा, ठीक है ना, भंवर धारा के बारे में जानना है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे स्वप्रेरण गुणांक जो होता है या स्वप्रेरकत्व जो होता है, इसके बारे में भी हमें यहाँ पर जानना है, जिसको हम सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 4 में जानना है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में आपको ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, और भी टॉपिक हैं इसको भी हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे मिल जाता है अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित, अभी यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंतर्गत तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंतर्गत मिल जाएंगे, लेकिन अब जो आएगा वो अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत आपको जो चीजें रहेंगी वो मिलेंगी। तो यहां पे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानना है, एसी करंट क्या होता है। इसके साथ साथ आपको पीक एंड आरएमएस वैल्यू, आपको अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है, इन दोनों के करंट या वोल्टेज आपके दोनों के ही क्या है, पीक वैल्यू और उसके आरएमएस वैल्यू के बारे में हमें जानना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कह रहा है रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस के बारे में हमें जानना है। उसके साथ साथ कह रहा है कि एलसी ऑक्सीलेशन, और यहाँ पे क्या है, इसके अंतर्गत यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्वालिटिव ट्रांसमिट, इसको यहाँ पे कहने का मतलब कि उसका गुणात्मक जो आपका क्या है विवेचना है, बस उसको ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। किसका, एलसी ऑक्सीलेशन का,
ठीक है ना। इसके साथ साथ आपका LCR सीरीज सर्किट आपका हो जाता है, रिजोनेंस के बारे में हमें जानना है, पावर इन AC सर्किट यानी कि AC सर्किट की जो शक्ति होती है, पावर होती है, उसके बारे में, फिर वाटलेस करंट के बारे में जानना होगा, और आपको लास्ट में जानना है कि AC जनरेटर क्या है। AC जनरेटर क्या है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र है, जनरेटर को हम जनित्र कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर के भी बारे में हमें जानना होगा। तो ये सब चीजें आपको क्या है कि यहां पे आपको यूनिट नंबर 4 में जानना है, ठीक है, यूनिट नंबर 4 में। और यहां से ज्यादातर तो नहीं, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आपके कन्फर्मली बन ही जाने वाले हैं, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन यहां से आपके मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा कहां से पुटअप किए जाएंगे क्वेश्चन, तो आपके पहले वाले यूनिट से, और ये जो आपका ऑप्टिक्स वाला यूनिट आ जाएगा वहां से ज्यादातर जो है कि क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है ना। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं ना, तो आगे हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5 मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और यहां से थोड़ा कम देखने को मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इससे ज्यादा मिल जाता है देखने को। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहला आपको मिल जाता है क्या, विस्थापन धारा के बारे में, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है उसके बारे में जानना है कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, ठीक है। इसके साथ साथ कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो आप सबको पता होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिनको चलने के लिए किसी प्रकार के मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है, कोई भी मीडियम उसको नहीं चाहिए कि उसको चलना है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर साउंड को देखना है, तो साउंड को चलने के लिए, साउंड क्या है, एक वेव के फॉर्म में चलता है, तो वहां पे क्या है कि उसको चलने के लिए क्या होता है कि कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए। अगर जैसे मान लिया जाए कि आपकी स्कूल में जो घंटी लगती होगी, तो उसमें क्या है, घंटा लगाने के लिए हवा में थोड़ी हथौड़ा ऐसे करते हैं, आपका एक क्या होता होगा, लोहे का एक बड़ा सा परत होता होगा, उसके ऊपर जब कोई आघात पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, हिट करता है, तब जाकर क्या होता है, वहां से ध्वनि साउंड निकलता है, तो हम सुन पाते हैं कि भाई ये दूसरी घंटी लग गई, तीसरी घंटी लग गई, चौथी घंटी लग गई, ऐसा कुछ। तो वो तो आपका साउंड के लिए, कि साउंड को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, बट यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा, इसको चलने के लिए किसी प्रकार के क्या होता है, मीडियम का जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जानना होगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और यहां पे कह रहा है देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसके गुण के भी बारे में हमें जानना होगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जो ये इनके अनुप्रस्थ प्रकृति होती हैं, इनके बारे में भी हमें जानना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, इसके बारे में बताना है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा वहां पे स्पेक्ट्रम जो उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बताना है। जैसे कि आपको उस वेव में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो वेव, आपका माइक्रोवेव्स होते हैं, इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, विजिबल होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, एक्सरे होता है, गामा रे होता है, ये सभी उसके अंदर से जो स्पेक्ट्रम्स निकलते हैं उनके बारे में जानना है, उनके गुणों के बारे में जानना है, उनका वेवलेंथ कितना होता होगा, उन चीज़ों को जानना होगा, ठीक है। ये किन किन चीज़ों में प्रयोग किए जाते हैं, इन चीज़ों को जानना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको क्या करना है, पढ़ना है, किसके अंतर्गत, यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत। तो अभी इसमें और भी चीज़ें कुछ आपको मिलेंगी तो नहीं, बस इतना ही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इतना ही मिलने वाला है। तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाएंगे, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन तक पुटअप यहाँ पर किए जाते हैं, ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि ये उतना ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा मिल जाता है सबसे बढ़िया वाला जो यूनिट है और सबसे ज्यादातर पूछे जाने वाला यूनिट है, उसका नाम है यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 6 जो आपका ऑप्टिक्स है, इससे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिख रहा है, लेकिन उससे भी पहले आपको मैं बताऊंगा कि लाइट क्या होता है, ठीक है ना। फिर लाइट के साथ साथ हम ये बताएंगे आपको कि लाइट जो होता है कैसे कैसे मीडियम में चलता है या कैसे कैसे मीडियम में नहीं चल सकता है, ठीक है। और ये जो होता है अगर किसी मिरर पे पड़ेगा तो कहां पे कन्वर्ज होगा, कहां पे डाइवर्ज होगा, इन सब चीजों को आपको पहले बताएगा, तब जाकर हम पहुंचेंगे अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। काफी अच्छे तरीके से एकदम बेसिक एकदम लेवल से हम आपको बताएंगे, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी किसी भी स्टूडेंट को ना हो। यहां पे आगे हमें मिल जाएगा स्फेरिकल मिरर, जिसको कहते हैं गोलीय दर्पण। जैसे कि गोलीय दर्पण को हमने बताया होगा
पिछले कोर्सों में जो लोग पढ़े होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि गोले दर्पण जो होता है इसको जब हम काटते हैं तो दो भागों मिल जाता है, जिसको हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोलते हैं ना। तो उन सब चीजों के बारे में हमें जानना है। फिर यहां पर कह रहा है कि मिरर फॉर्मूला हमें पढ़ना होगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला जैसे कि हमने बताया था 1/f = 1/u + 1/v, ये आपका क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है। इनके बारे में जानना होगा। इसके साथ साथ कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी यहां पे देखिए दो चीज है, एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक परावर्तन है और एक अपवर्तन है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं यहां पे। और कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, एंड यहां पे कह रहा है इट्स एप्लीकेशन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो उसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं, जैसे कि मिरेज आ जाता है, उसके साथ साथ इंद्रधनुष का बनना आ जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब ये सब चीजें आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर आपको पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंस के बारे में जानना है, थिन लेंस फॉर्मूला आपको जानना है, लेंस मेकर का फॉर्मूला आपको जानना होगा, मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता के बारे में जानना होगा, और इसके साथ साथ हाँ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस का मैग्निफिकेशन पावर आपको जानना है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन ए कॉन्टेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस एंड मिरर। यहाँ पे क्या है कि इसमें जो लेंस और जो मिरर दोनों को एक साथ संयोजित करके रखा जाता है, उसकी शक्तियों के बारे में हमें जानना है। उसके यहाँ पे कह रहा है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ द लाइट थ्रू ए प्रिज्म, यानी कि जब कोई प्रिज्म से लाइट को क्या करते हैं हम, उसके ऊपर डालते हैं लाइट को किसी प्रिज्म के ऊपर, तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और उसमें से जो डिस्पर्सन होता है उनके बारे में हमें जानना है। डिस्पर्सन का मतलब होता है विक्षेपण, और वहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन। तो इनके बारे में हमें जानना होगा यूनिट नंबर 6 में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं तो कह रहा है कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ब्लू कलर ऑफ ए स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन इन सनराइज एंड सनसेट, यानी कि हमें ये जानना है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। इसके साथ साथ जो हमारे सूर्य लाल दिखाई देते हैं शाम और सुबह के टाइम, उनके बारे में जानना होगा। आकाश दिन में हमें नीला दिखाई देता है, ये ऐसा क्यों होता है, इनके बारे में जानना होगा। आगे कह रहा है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इसके अंतर्गत अब हमें कुछ चीजें पढ़नी होगी। अब इसी के अंतर्गत क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, तो इसके अंतर्गत हमें माइक्रोस्कोप के बारे में जानना है, एंड यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है इसके बारे में जानना है, एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर, और उसके मैग्नीफाइंग पावर के बारे में जानना है, जिसमें कि आपको रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग आपके दोनों मिक्स रहते हैं टेलीस्कोप के, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्या, वेव ऑप्टिक्स आपका आ जाता है। यहाँ पे एक तो आपका क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स आ जाता है। और वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत अब आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है वेव फ्रंट के बारे में, हाइगेंस का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में जानना होगा। फिर यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द प्लेन वेव, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जानना है प्लेन वेव का। और यहाँ पर क्या कह रहा है, सरफेस यूजिंग ए वेव फ्रंट्स, इनके बारे में हमें ये चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपका क्या हो गया, वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत ये चीजें आपको जानना होगा, ठीक है ना। तो यहां से ये इतनी चीजें हैं, और भी कुछ है यहां पे जान लीजिए, जैसे कि प्रूफ ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी हाइगेंस प्रिंसिपल के अंतर्गत जो हमारा परावर्तन और अपवर्तन का जो प्रूफ है उनके बारे में जानना होगा, ठीक है। यहां पे कह रहा है इंटरफेरेंस आपका आ जाता है। इंटरफेरेंस में हमें क्या क्या चीजें हैं इंटरफेरेंस में जानना होगा। फिर यंग का डबल होल या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं उसके बारे में जानना है। एक्सप्रेशन फॉर ए फ्रिंज वाइड, यानी कि जो फ्रिंज के जो चौड़ाई होते हैं उनके बारे में जानना है। कोहेरेंट सोर्स के बारे में जानना है। एंड यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट के बारे में भी हमें जानना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है क्या, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, यानी कि किसी एक स्लिट के द्वारा जो आपके विवर्तन होते हैं, डिफ्रैक्शन होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन पोलराइजेशन लाइट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमें जानना है, इन सब चीजों के बारे में हमें जानना है। और यहां से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाने वाले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन तक देखने को यहां से मिल जाने वाले हैं।
तो ये थोड़ा इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाएंगे, जिसमें कम टॉपिक्स हैं वहाँ पर कम टॉपिक्स ही पुटअप किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कह रहा है क्या, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो जरा इसको भी देख लीजिए। पहले तो आपको पढ़ना होगा इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर यहाँ पे हर्ट्ज एंड लेनॉर्ड्स ऑब्जर्वेशन, यानी कि हर्ट्ज और लेनॉर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया था, इसके बारे में हमें जानना होगा। इसके साथ साथ आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको जानना है, एंड पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट को भी हमें जानना होगा। एंड नेक्स्ट यहां पर इसी के अंतर्गत मैटर वेव्स आ जाता है। उस मैटर वेव्स में हमें क्या है, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल एंड डी ब्रॉगली रिलेशन के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो ये अपना क्या है, यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत आ जाता है। अब हम यूनिट नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 8 में क्या क्या चीजें हैं, जरा इसको भी देखिएगा। और यूनिट नंबर 8 के बाद आपका मतलब कि ये इतने ही यहां पर इनके जो है कि रहने वाले हैं टॉपिक्स क्या क्या हैं, जरा इसको देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। फिर यहाँ पर बोहर मॉडल, आपको एनर्जी लेवल उसके बताने होंगे, बोहर मॉडल भी पढ़ना है। और फिर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। एंड यहाँ पर कह रहा है एटॉमिक मास के बारे में जानना है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबर्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमें पढ़ना होगा। अब उसी में हमें मिल जाता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या चीजें हमें देखनी है, तो इसमें सबसे पहला हमें अल्फा, बीटा एंड गामा जो पार्टिकल्स हैं या रेज हैं उनको हम कहते हैं, उनके बारे में हमें जानना होगा। एंड देयर प्रॉपर्टीज, उनके गुण भी जानने हैं। ठीक है ना। एंड यहां पे कह रहा है कि मास एनर्जी रिलेशन हमें पढ़ना है, मास इफेक्ट डिफेक्ट हमें पढ़ना है। और यहां पर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एंड यहां पे इट्स वेरिएशन विथ द मास नंबर, यानी कि इसका वेरिएशन जो मास नंबर के साथ है उसको भी हमें जानना है। फिर यहां पर कह रहा है कि न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, यानी कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। कहाँ से, यूनिट नंबर 8 से। और यहाँ से कितने क्वेश्चन लगभग आपके बन सकते हैं, तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन तक हमें लगता है कि यहाँ पे आपको बन जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 9 आ जाता है। और यूनिट नंबर 9 में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से क्या क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें जानना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो दे रखा है यहाँ पर एनर्जी बैंड्स आपको। एनर्जी बैंड्स क्या होता है, इन सॉलिड, यानी किसी भी ठोस में एनर्जी बैंड जो होता है ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानना है। और उसके साथ साथ क्वालिटिव आइडियाज भी उनका बताना होगा। हाँ, इसमें क्या है, ज़्यादातर कुछ चीज़ें नहीं जाननी है, बस हमें उसका क्वालिटिव आइडियाज जो है वही चीज़ें हमें जानना है, सॉलिड में जो एनर्जी बैंड्स जो बनते हैं। इसके साथ साथ कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, और फिर सेमी कंडक्टर डायोड जो होता है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में हमें जानना होगा। और यहाँ पे फॉरवर्ड बैस और रिवर्स बैस जो होता है इसके बारे में जानना होगा, अगर अभिनत पश्च अभिनत के बारे में। ठीक है, डायोड एज रेक्टिफायर, कि जो डायोड है ये रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में भी हमें जानना होगा। तो ये यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत हमें इतनी सारी चीजें क्या करनी है, कवर करनी है। तो ये थे टोटल हमारे 9 यूनिट, जिस 9 यूनिट में हमें क्या क्या चीजें देखनी और यहां से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहां पे हमें 2 से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक बन सकते हैं, 2 से 4 या 3 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। ठीक है ना, तो इतनी इसके वेटेज रहने वाले हैं। और हाँ, इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे देखा कि इस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने, इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने इस टारगेट बैच में हम लोग कवर करने वाले हैं, मस्त तरीके से। और हाँ, इसके साथ साथ हम उसमें क्या है, MCQs कुछ ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि जस्ट पिछले वाले कोर्स में हमने क्या किया था कि उसमें MCQ थोड़े कम थे, लेकिन थ्योरी कुछ ज़्यादा ही चीज़ें थी। ठीक है ना, तो वहाँ पे इसमें क्या किया जाएगा कि थ्योरी को थोड़ा सा कम करके और फिर क्या किया जाएगा कि आपका जो MCQ होगा उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएँ। ठीक है ना, तो हमारे इस टारगेट बैच को आप क्या करिएगा, परचेज जरूर करिए। ठीक है ना, ये टारगेट को आप लोग जरूर परचेज करिए, जिससे आप अपने टारगेट तक पहुँच पाएँ। ठीक है ना, तो ये था आज का सिलेबस। ठीक है,
तो ये सिलेबस आपको अच्छा लगा होगा एक बार तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा कि ताकि वो भी जान पाए कि भाई ये हमारे एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस इसमें करना है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही आपका बेस है। जब यही नहीं जानेंगे तो आप किसी प्रकार की तैयारी को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कोई भी तैयारी अगर आपको करना है तो सबसे पहला काम कि आप उसका जानिए कि सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें पढ़नी है। ऐसा नहीं ना कि भाई उसको बिना जाने हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ने लगें और एक्स्ट्रा चीज़ों में आपकी समय चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप बाद में कहेंगे अरे यार ये तो चीज़ हमें पढ़ना नहीं था, इसको पढ़ने में मैंने समय गंवा दिया, ऐसा होता है। तो इसलिए आपको सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, शेष मिलते हैं अब आपके सीधे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।